हेलो दोस्तों। टीटीएस के बातचीत प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुधांशु शेखर। दोस्तों, जिंदगी को हर कोई अपने अपने तरीके से जीता है, लेकिन आज जिंदगी को जीने के कई पैमाने समाज और एक सोसाइटी का एक ऐसा तबका डिसाइड करने लग गया है जिसके हिसाब से हम अपने जिंदगी के अपने पैमाने बनाने लग गए हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जिन्होंने उन सारे मायनों को, उन पैमानों को ताक पे रख करके एक ऐसी जिंदगी जीने का फैसला किया है जो वो जीना चाहते थे। तो आज हमारे बीच में एक ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, एक ऐसी साहसिक एक शख्सियत बैठे हुए हैं जिनका नाम है रोहित। हाय रोहित, हाय सुधांशु। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। ओके। तो रोहित, मैं कई चीजें आपसे जानने का इच्छुक हूँ और एज अ पर्सन मैंने आपको जितना भी जाना समझा है अब तक, मेरे अंदर कई ऐसे सवाल हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने का मन था। और मैं बेशक इस चीज को समझता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी ये कॉन्वर्सेशन एक एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन होने जा रही है, बिकॉज वट एवर आई नो अबाउट यू, इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड आई एम ग्लैड दैट आई केम टू नो अबाउट यू एंड यू एज अ पर्सन एज वेल। तो रोहित, मैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन उस वे में जानना चाहूंगा कि आपके चाइल्डहुड से लेकर के अभी तक की आपकी एडल्टहुड तक की जर्नी, जिसमें स्कूल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ तक की जर्नी आपकी शामिल हो, तो मुझे थोड़ा उसके बारे में आप ब्रीफ करेंगे? मेरा नाम रोहित है और मेरा जन्म जो है वो दिल्ली में ही हुआ था। और लेकिन मैं रहता गाज़ियाबाद में हूँ। तो जन्म के 3 साल बाद मैं हम लोग पूरी फैमिली जो है गाज़ियाबाद में शिफ्ट हुई थी। बट मेरा जो स्कूल है और जो मेरा कॉलेज है वो दिल्ली से ही हुआ है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और अच्छा खासा स्कूल था वो। कॉलेज भी मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई पूरी करी है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है। जब मैं छोटा था तब से मुझे ना स्कूल जाने का बहुत शौक था। अब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को दूर स्कूल जाना है और मैं अपने घर में बोलता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं बचपन से ऐसा मतलब घर में सबको बोला था। और मैं अपने घर में फर्स्ट चाइल्ड हूँ, तो घर वालों की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और घर वाले भी मतलब बहुत अच्छा ट्रीट भी करते हैं। मतलब ऐसा होता है जब आप फर्स्ट चाइल्ड होते हो तो आपकी फैमिली, आपके एक्सटेंडेड फैमिली वो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और आपसे मतलब ज़्यादा लगाव रहता है बिकॉज आप फर्स्ट चाइल्ड हो। तो ऐसा मेरे साथ भी था मेरे चाइल्डहुड में। तो मुझे मतलब मेरी बहुत सारी चीज़ें पूरी कर दी जाती थी, डिमांड्स भी पूरी हो जाती थी। मैं बहुत ज़िद्दी था बचपन से और मैं बहुत ज़िद करता था। मुझे स्कूल की पिकनिक में जाना है तो मैं ज़िद करता था। अब मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं ज़िद करता था। बट लेकिन और मेरी वो देर सवेर वो मेरी डिमांड्स जो है वो पूरी हो ही जाती थी। तो ऐसा मेरा मेरा बचपन में रहता था। मुझे बचपन में मेरे ग्रैंडफ़ादर थे, ये बात मुझे कुछ सालों पहले अभी पता चली। तो कि जब मैंने अपने मम्मी-पापा से बात करा कि ऐसा मेरे अंदर इंटरेस्ट ये डेवलप कहाँ से हुआ, कि बचपन में मेरे ग्रैंडफ़ादर ने मुझे क्ले लाके दी थी खेलने के लिए। तो वो पहला आर्ट मटेरियल था जो मेरे हाथ में आया था और शायद मैं उस टाइम पे 3 साल से भी छोटा होऊँगा, तब मेरे पास वो आया था मटेरियल। और मुझे बड़ा मज़ा आता था कि कलर्स अपने साथ इकट्ठा करके रखना। तो मेरे बचपन के कलर्स और क्रेयॉन्स और वो सब है, वो आज भी मेरे पास इकट्ठा रखे हुए हैं। ग्रेट। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था वो कलर्स के साथ खेलना और कलर करना, ड्राइंग करना। जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो मैं बहुत सारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जिसे आप बोलते हो वो बनाना शुरू कर देता था। तो उस टाइम पे इंटरनेट इतना नहीं था। तो बट जो भी कुछ समझ में आता था कि चलो ये तोड़ मोड़ के बनाया, ये ऐसे कुछ करा, वो बनाना स्टार्ट करा। मैं अपने मम्मी पापा को कुछ ना कुछ ऐसे गिफ्ट्स में बना बना के देता था कि चलो ये लो, पेंसिल स्टैंड बना लिया, कार्ड बना लिया, कुछ और ड्राइंग कर ली। तो मेरे पास हमेशा से मतलब बचपन से मेरे पास ये आर्ट का जो मटेरियल है, ये रिसोर्सेज हमेशा से रहता था। और आई थिंक उस टाइम पे एक चीज़ ये डेवलप हुई थी कि इसको ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो वो ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करके रखने वाली जो हैबिट है मेरी वहीं से शुरू हुई। जब आप बड़े हो जाते हो तब आप रियलाइज करते हो कि ये सब चीज़ें जो हो रहा था बचपन में, तो मेरे साथ भी ये था कि मैं बचपन से वो सब चीज़ें कर रहा था। तो ये करना मुझे जब भी स्कूल में कोई ऐसा कंपटीशन होता था, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल से था, तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती थी कि ये कंपटीशन हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन हर एक चीज़ में फीस लगती थी। तो मैं भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था बढ़ चढ़ के। अप्रिसिएशन मुझे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे घर में ऐसा ट्रीट किया जाता था कि ये जो इंसान है वो जो करेगा वो बाकी सारे बच्चे भी करेंगे। तो मेरे लिए ऐसा था मैं बहुत फूक फूक के कदम रखने वाला। तो मैं वैसे ही करता था कि सोच समझ के मुझे ये चीज़ करनी है, कोई डिसीजन लेना है या फिर मुझे कोई काम करना है तो मैं उसको सोच के ही करता था क्योंकि गलती ना करूँ। तो
और मुझे अप्रिसिएशन मिलता था उस चीज़ का, तो मुझे उससे एनकरेजमेंट भी मिलती थी। आई थिंक वो अप्रिसिएशन मिलना मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो ऐसा मेरा चाइल्डहुड था जिसमें मतलब मैंने बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें करी थी। मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत पहले से ही एक ना डिसीजन मेकर बन गया था। जब आप ऐसे ऐसे मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ आपको बहुत सारे लोगों को देखकर चीज़ें करनी पड़ती है, मतलब सोच के करना पड़ता है, तो आप सोचने लग जाते हो, मतलब वो आपका कॉग्निटिव माइंड चलने लग जाता है। तो वो डिसीजन मेकिंग मैंने अपने आप से बचपन में, मतलब मुझे क्या करना है, वो मैं खुद डिसाइड, मेरे को स्कूल में अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो वो मैं डिसाइड करता था कि मेरे को करना है, ये चीज़ तो करना है, ठीक है? तो वो डिसीजन मेरे को करना है। अगर मुझे मतलब कोई चीज़ बनानी है, मैं क्योंकि बहुत सारा मटेरियल बनाना था, उसके लिए मुझे क्या सामान चाहिए होगा, कहाँ से लेके आऊँगा, वेस्ट मटेरियल और ये सारी चीज़ें, मैं वो खुद ही डिसाइड करता था। ये छोटे-छोटे डिसीजन एज़ अ चाइल्ड जब आप कर रहे होते हो, तो वो चीज़ भी मैं कर रहा होता था। तो मुझे लगता है कि मैं डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे अंदर वो बचपन में ही डेवलप हो रही थी। तो जब मैंने क्योंकि ये बोला था कि मैं डॉक्टर बनूँगा, 10th क्लास में जब मैं गया, तो जब टाइम आता है कि आप चूज़ करते हो बायो लेनी है, मैथ्स लेनी है, हम्म। दोनों लेनी है। तो मैंने एक सरप्राइज़ अपने घरवालों को दिया कि मैंने बायो ली नहीं और मैंने मैथ्स ले ली। ओ। तो मेरे घरवालों को लगा कि ये तो डॉक्टर बनना चाहता था। बट मैंने तो ये कर लिया, बट मेरे घरवालों ने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है, मतलब जो तेरे को करना है तो कर सकता है। और आई थिंक आज तक भी मतलब वो घर वालों का, मेरे पेरेंट्स का ये सपोर्ट है कि जो तुझे करना है वो तू कर सकता है। मेरे ग्रेट। मेरे भाई बहन के लिए भी सेम वही है कि जो तुम करना चाहते हो वो फ्रीडम है। तो आई थिंक वो फ्रीडम का अच्छा यूटिलाइजेशन करना भी ज़रूरी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैंने मैथ्स ले ली। अब मैथ्स ले ली, लेकिन मुझे बायो बहुत पसंद है, आज भी मुझे पसंद है। मैं बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है आज भी। मैथ्स ली, फिर उसके बाद मैंने, जब मैं 11th में आया, 12th में आया, तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अच्छा, पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ और डिग्री आ जाएगी, सब हो जाएगा। मुझे बड़ा आसान लगता था कि हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। बट लेकिन इससे हट के भी मुझे कुछ करना है, क्योंकि मुझे शायद अपनी जो स्किल्स हैं वो डेवलप करनी है, मुझे शायद अपने आप को थोड़ा ग्रूम करना है। स्कूल में मैं बहुत शांत था, मतलब ज़्यादा दोस्त नहीं होना, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, बस छोटा सा सर्कल होना, 3-4 दोस्त आपके पास रहते हैं। घर के पास भी कोई ऐसे खास दोस्त नहीं थे। मुझे ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं था, तो मैं ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करता था, शेयर भी नहीं करता था, अपने में रहता था। तो जब मैंने ये डिसाइड करा कि नहीं, मुझे कुछ चीज़ें करनी है, तो मैंने सोचना शुरू करा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो तब थोड़ा-थोड़ा इंटरनेट हमारे लाइफ में आ चुका था, मतलब फ़ोन धीरे-धीरे, मतलब स्मार्टफ़ोन्स आ रहे थे जब मैं 11th-12th में था। तो तब उस टाइम पे फिर जब मैं कॉलेज में आया, तो कॉलेज में मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस करना स्टार्ट करा। मुझे पढ़ाई करता था, मैं कोडिंग कर रहा था, सब कुछ कर रहा होता था। पर मेरा मन अभी भी वही था कि मुझे आउट ऑफ द कॉलेज और आउट ऑफ द जो एकेडमिक्स है, मुझे कुछ करना है। तो मैंने ढूँढना शुरू करा कि कॉलेज में क्या कर सकते हैं। तो मैंने कॉलेज में जब देखा कि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, तो चलो वहाँ पे जाके एक बार ऑडिशन दे के आता है, क्या मैं मतलब जॉइन कर सकता हूँ। तो स्ट्रीट प्ले सोसाइटी है, अभिनय सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी, तो ये सब था। बट जब आप ऐसे सर्कल में होते हो जहाँ आपको वो सपोर्ट ना मिले, यानी कि मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ, हम्म। तो शायद वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि आप जब कॉलेज में आए हो, आप यंग हो और आपको मस्ती भी करनी है बहुत सारी, तो अब थोड़ा वहाँ पे भी मतलब ये होता है कि पुल बैक किया जाता है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था, तो मैं वो सोसाइटीज़ में नहीं जा पाया। बट लेकिन मुझे फिर टाइम मौका मिला कि एक इनिशिएटिव था मेरे कॉलेज का, एक सीनियर था, तो उनका एक इनिशिएटिव था और वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को मतलब पढ़ाते थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये करते हैं। तो मैंने वहाँ वॉलंटियर करा और मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल, 2-3 गवर्नमेंट स्कूल थे जो मेरे साथ थे, उनमें स्कूल इवेंट्स कराने होते थे। तो मैंने वो चीज़ ज्वाइन करी और मैंने ऑलमोस्ट 9-10 महीने मतलब वहाँ काम किया और बच्चों के साथ काम किया। तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा और मुझे ये लगा कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, इससे उल्टा मैं शायद अपनी स्किल्स किसी को देने जा रहा हूँ, लेकिन उल्टा मुझे वो स्किल्स कुछ मिल रही है, मतलब मैं कुछ सीख रहा हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, तो इसको करना चाहिए। तो वहाँ पे ही एक ग्रुप था जो कि मतलब बना था और मुझे कुछ मेरे दोस्त मिले जिनके साथ मैंने 2015 में, उस टाइम मैं कॉलेज में ही था, 2015 में मैंने एक और मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग थे, तो हम लोगों ने मिलके एक इनिशिएटिव लिया। हमने अपना एक ग्रुप बनाया और ऐसे ही स्लम, दिल्ली के एक स्लम में जाके बच्चों को पढ़ाना वीकेंड्स पे स्टार्ट किया, क्योंकि कॉलेज था। हमने उस ग्रुप का नाम भी दिया लेट्स एजुकेट चिल्ड्रन इन नीड, जिसको हम शॉर्ट में लेसन बोलते हैं। वाह। तो
इसलिए मैं आज अपने आप को एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी मानता हूँ और स्टोरी टेलर मानता हूँ। और वहाँ शुरुआत हुई उस कॉलेज ग्रुप को, धीरे धीरे वो एक ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड हुआ जहाँ पे आज हम काम कर रहे हैं। और मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। मेरे दो दोस्त हैं, हम तीन को फाउंडर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। जहाँ हम लोग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी एकदम 3 से 6 साल के बच्चे, उनके साथ हम शिक्षा में काम करते हैं। और एक फ्री कम्युनिटी लाइब्रेरी चलाते हैं जो दिल्ली में ही चलाई जाती है। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। उस लाइब्रेरी का क्या नाम है? जो हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का नाम है खोज। खोज। और जो ओके। हमारा अर्ली चाइल्डहुड वाला प्रोग्राम है उसका हाँ। नाम है नीव। तो नीव नीव। माने फाउंडेशंस, जी जी जहाँ जी। पे हम बच्चे की फाउंडेशंस पे काम करते हैं। और मुद्दा केवल एक है कि शिक्षा तो देनी है, वो अधिकार है, लेकिन एक स्पेस देना जो कि एक सेफ हो और जॉयफुल हो, बच्चे के लिए मिलना। और आई आई थिंक बच्चों के लिए नहीं, एडल्ट्स के लिए भी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो लाइब्रेरी और जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड वाला प्रोग्राम है, दोनों प्रोग्राम्स में ये स्पेस का मतलब खास तौर पे मतलब हम ध्यान रखते हैं। क्योंकि एज अ चाइल्ड मैंने भी वो शायद स्पेस मुझे बहुत टाइम पे नहीं मिला। और आज भी हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बिल्कुल। बड़े लोग हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों से परेशान रहते हैं, क्योंकि शायद उनको स्पेस, और स्पेस से मेरा मतलब है कि शायद वो एक इंसान या वो दो कान जो कि मेरी बात सुन ले और समझ ले, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो नहीं मिलता। आई थिंक वो होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन ओके, तो करता अभी है। आप पूरी तरह से इस वर्क में इन्वॉल्व है, नीव और आपकी जो दूसरी खोज। खोज। तो ये उस। दो प्रोग्राम्स हैं हमारे ओके। ऑर्गेनाइजेशन लेसन के, जहाँ नाइस। पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। ग्रेट। ये बहुत करेज की बात है मेरे लिए, खास तौर से कि आप जब कोई एक एजुकेशनल दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ करके फिर किसी दूसरे आप प्रोफेशन को परस्यू करते हैं, वो भी एक आइडेंटिटी आपकी क्रिएट कर दी जाती है। आपने बीटेक किया या फिर एमबीए किया तो आपको यही चीज़ करनी चाहिए, तो फिर बड़ी हिम्मत अंदर से पैदा करनी पड़ती है आपको कुछ अलग चीज़ परस्यू करने के लिए। तो रोहित, जैसा मैंने आपके बारे में जाना है जो कुछ भी, तो ऐसी एक हिम्मत की चीज़ आपके जीवन में आपने एक और एग्जाम्पल रखा। आपको, आप क्विर कम्युनिटी में अपने आप को मानते हैं, तो आपको होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, अपने इस आइडेंटिटी के बारे में आपको रिकॉग्नाइज होना शुरू हुआ। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्विर कम्युनिटी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, तो क्विर कम्युनिटी की एग्जैक्ट वो एक तरह से हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अंदर कौन-कौन से सेक्शंस आते हैं? सेक्शन इन द सेंस कि जो जैसे एलजीबीटीक्यू तो बोला जाता है, बट जो क्विर कम्युनिटी का शायद बहुत ब्रॉड रेंज है उसमें। हम्म। तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में हमें अवेयर कराएँ कि क्विर कम्युनिटी से एग्जैक्ट मतलब हमारा क्या निकल के आता है, उसमें कौन-कौन से लोग शामिल हैं? दूसरा, जब आपकी ये जर्नी शुरू हुई, तो फिर कन्फेशन आपने कब इस चीज़ को अपने लाइफ में कन्फेस करना शुरू किया? क्योंकि आप बता रहे हो कि आपकी फैमिली में भी बड़े आपको इम्पोर्टेंस, और आप फूँक-फूँक करके कदम रखने वाले थे। तो दिस हम्म। दिस मस्ट हैव बीन वेरी चैलेंजिंग हम्म। कि कैसे आपने उस चीज़ को ब्रेक किया? तो थोड़ा मैं जानना चाहूँगा उस जर्नी हम्म। के बारे में। तो जब हम बात करते हैं क्वेयर कम्युनिटी की या एलजीबीटीक्यू की, तो ये सिर्फ एक एब्रीवेशन नहीं है, मतलब इसमें मतलब है इसके, और आई थिंक बहुत सारे मतलब है। तो लेस, एल माने लेस्बियन, गे, गे यानी जी, जो हमारा आता है गे। उसके बाद बाइसेक्सुअल, फिर एलजीबीटी ट्रांसजेंडर हो गया, देन क्यू क्वेयर हम जैसे जिसके बारे में हम हुँ, बात कर रहे हैं। फिर देन इंटरसेक्स, ए सेक्सुअल, एंड देन प्लस प्लस आता है। तो ये बहुत बड़ा एक लेटर्स का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है हमने, तो ये जस्ट सोसाइटी को ताकि सोसाइटी समझ पाएगी क्या चीज़ है। बट लेकिन इस ये जो कम्युनिटी है, ये एक तरीके से एक बहुत ही इंक्लूसिव पूरा एक ग्रुप बना हुआ है कि आपने पूरे सोसाइटी को बांटा हुआ है दो तरह के कॉर्नर्स में, कि भाई एक आपके पास रहेगा आदमी और एक रहेगा स्त्री। ठीक है, हुँ, जिसको जनरली हमें जो दिखता है कि ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये मेल है और ये फीमेल है। बट क्वेयर कम्युनिटी क्यों ऐसा एक्रोनिम बनाया हुआ है? क्योंकि एक्चुअल में जो नॉर्मल बात है वो ये है कि सिर्फ ये दो बॉक्सेस नहीं है, ये बहुत ही फ्लूइड सब्जेक्ट है। तो जैसे हम मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, एक सेक्स है, एक जेंडर है, और सेक्सुअलिटी के बारे में बताऊंगा। तो जब हम बात करते हैं कि सेक्स क्या है किसी एक इंसान का, तो वहाँ हम बोल देते हैं कि मेल है या फिर फीमेल है। जो हमारे जब हमारा जन्म होता है तो हमारे कार्ड पे लिखा आ जाता है कि मेल और फीमेल है। बट ऐसा नहीं होता, ये एक स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम अगर मैं थोड़ा और आम तौर पे समझाना चाहूँ, तो रेनबो जैसा हम हुँ, दिखते हुँ, हैं, हुँ, ठीक है, हुँ। बहुत रेनबो जो हमें दिखता है,
तो उसमें जब आप देखते हो तो एक्चुअल में अगर रेनबो देखा हो तो उसमें ऐसा नहीं होता कि एक पट्टी बनी हुई है लाल की, फिर उसके बाद एक अलग से पट्टी है ऑरेंज की, तो वो कलर जो होता है मिक्स हो रहे होते हैं आपस में, ठीक है, तो आप उसको अलग अलग नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, ट्रू ट्रू। ठीक है, तो वो तो दो रंग है ना, वो एकदम बिल्कुल एक आपस में मिले हुए हैं, आप उसको नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से ये जो हमारा सेक्स जेंडर है ना, ये भी ऐसा ही है, तो ये भी आपस में बिल्कुल एकदम से मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ एक आइडेंटिफाइड मेल और फीमेल में आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। बायोलॉजिकली भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जो कि जिनको हम लोग बहुत सारे लोग स्टडीज में बोलते हैं कि 32 है, इतने हैं, मतलब अलग जो आइडेंटिफाइड वेरिएशंस है, बट जनरली जब हम हॉस्पिटल्स में जब डॉक्टर होते हैं तो वो मेल और फीमेल में कैटेगराइज कर देते हैं। जब जेंडर की ओके, बात होती है 32 देर वेरिएशंस। आर मोर देन दैट, ठीक ओह है, माय बट गॉड। ऐसे मतलब कुछ कुछ स्टडीज अलग अलग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं 10 हैं, कुछ बोलते हैं 32 हैं, इतने हैं, बट लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि आप उनको उतने भी बॉक्सेस में नहीं कर सकते हो, वाह। ठीक है। इट इज लाइक कि वो जो हम फिजिकल जो सेक्स की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं कि आपके जो जेनिटल्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी जो आपके जो अंग हैं, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद जब जेंडर की बात आती है, तो जेंडर क्या है कि जो हम ऊपर से हमें दिखता है, तो जेंडर जो है वो टाइम के साथ चेंज भी होता है, जो हमारे जैसे बहुत पहले जो जो हम राजा महाराजा होते हैं, हम स्टोरीज पढ़ते हैं, देखते हैं टीवी पे, तो वो तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ऑर्नामेंट्स में ठीक थे, है, ट्रू वो स्कर्ट पहनते थे, है ट्रू ना। ट्रू ट्रू। तो वो जो जेंडर का जो परिभाषा है ना, वो टाइम टू टाइम बदलती है। उस टाइम पे उनको ऐसा नहीं था कि औरत बोला जाता था, वो आदमी बोला जाता था, बट आज के टाइम में थोड़ा सा उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है अगर ऐसा कोई करे। तो जेंडर जो है ना, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन है कि हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी सोसाइटी ने दो बॉक्स बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये भी एक दो बॉक्स नहीं, ये भी एक स्पेक्ट्रम है, ये भी फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड है यानी कि बहने वाली चीज है, ठीक है, जिसमें आप अगर आप नमक और पानी मिला दोगे तो उसमें से कैसे अलग अलग उसको करोगे कि नहीं इस पूरे ग्लास के अंदर ये नमक होगा ये पानी होगा, वो मिल गया है, तो वैसे ही है। तो ये भी जेंडर भी वही चीज है। सेक्सुअलिटी है जो कि हम यहाँ फील करते हैं, ठीक है, बाय हार्ट हम फील करते हैं कि हम किसके साथ किसकी तरफ अट्रैक्टिव है या किसकी तरफ आकर्षित है, तो ये हमारी सेक्सुअलिटी है। तो अब ये जो तीन चीजें हैं, जेंडर हो गया, सेक्स हो गया और सेक्सुअलिटी हो गई, अब आप मान लो कि इन सब में कितना वेरिएशन है, ठीक है। और अब वो सिर्फ मेल और फीमेल वाला वेरिएशन तो नहीं है, वो तो बहुत ही छोटा पड़ गया है ना। अब ये जो इतने सारे वेरिएशन है, ये जो सारा वेरिएशन है ना, ये सब ये जो आप बोल रहे हो क्वेयर कम्युनिटी, ये सब वेरिएशन इसमें आता है। ग्रेट। तो इसीलिए ये मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो लेबल्स होने नहीं चाहिए, बट लेकिन क्या करें, क्योंकि सोसाइटी में हर चीज को शब्द देना जरूरी है, इसलिए वो शब्द दिया गया है। लेकिन ये सब जो वेरिएशन वो एक एक साथ आके वो क्वेयर कम्युनिटी कहलाता है, तो इट्स एन ओके। अम्ब्रेला आप बोल सकते हो जिसके अंदर अम्ब्रेला। सब कुछ है। ग्रेट। ये तो बहुत वैसी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे हम्म बिल्कुल भी, आई थिंक बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मतलब इस तरह से 32 टाइप के मतलब जेंडर आइडेंटिफिकेशन के उतने सारे, और आप हम्म, बता रहे हैं उससे भी ज्यादा है। हाँ मतलब डेफिनेटली पॉसिबल है। और दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट एंड अ वेरी इफेक्टिव स्टेटमेंट कि इट इज अ वेरी फ्लूइड थिंग, जेंडर इज अ वेरी हम्म, फ्लूइड थिंग, क्योंकि वाकई हमने एक उसको बस दो बॉक्सेस में पैक बांटा करके हुआ है। छोड़ दिया है। हम्म, बहुत अच्छी चीज है। तो आप जैसे सेक्सुअलिटी की बात हम कर रहे हैं, यू फील इट हियर, सो यू स्टार्टेड फीलिंग कि आपकी सेक्सुअलिटी टुवर्ड्स सेम जेंडर है, हम्म, राइट? हम्म, सो व्हेन डिड यू स्टार्ट फीलिंग दिस और आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ दैट यू आर अ होमोसेक्सुअल? हम्म। तो क्या होता है कि सब कुछ हम लोग जब हम छोटे होते हैं, बचपन जी में, बार बार बचपन में इसमें जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होती है, जी जी और जी। बच्चों के साथ ही काम करते हो तो वो अब दिखता भी है। हाँ 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 हाँ। तो जब आप छोटे होते हो तो कैसे चीजें सीखते हो, अपने आसपास से चीजें देखना स्टार्ट करते हो कि क्या हो रहा है, और जब आपके आसपास बातें होती हैं ऐसी कि जैसे मैं फर्स्ट चाइल्ड अपने घर में, और हम बचपन से ही ये हो जाता है, या तो करियर के ऊपर बात हो जाती है कि ये बड़ा होके ये बनेगा ये बनेगा, लड़का होता है लड़की होती है तो हम इसकी शादी ऐसे करेंगे ये करेंगे, तो ये सब बातें ही होती है, तो मेरे साथ भी यही था, यही सब बातें हो रही थी। तो रियलाइजेशन तो मेरे अंदर, मुझे ये पता था कि जो ये बातें बोल रहे हैं ये मेरे को ना, मतलब शायद ये मुझसे रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है, तो मेरे लिए कुछ और है, लेकिन वो क्या है ये मुझे नहीं पता था एज अ चाइल्ड। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो तब मैंने और इंटरनेट भी धीरे धीरे आ रहा था, तो मैंने जानना स्टार्ट किया कि भाई क्या है ये, ठीक है, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है बट उसको समझाने वाला कोई नहीं होता। तो आई थिंक शायद पता तो मुझे पहले से ही था कि मतलब मैं मेरे अंदर कुछ डिफरेंस है, और लड़कों के प्रति मतलब आकर्षण जो है वो मेरा शुरुआत से ही था शायद। जैसे लड़कियां, मेरी लड़कियां भी बहुत सारी दोस्त रही हैं हम्म। स्कूल में, अभी भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं।
तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन हाँ जो एक आप अट्रैक्शन फील करते हो वो मेरा शायद लड़कों की तरफ था। स्कूल में जब थोड़ा मेरा प्यूबर्टी वाला एज आया, 11 12 10, जब इस टाइम पे हम लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते, तो मैं लड़कों की तरफ था, बट लेकिन मैं किसी से कह नहीं पाता था और ना मैं समझ पाता था कि क्या है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे देखा ही नहीं था, ठीक है, कोई एग्जाम्पल्स नहीं थे। तो मैं कॉलेज में गया, तब मुझे ये फीलिंग्स जो और स्ट्रांग होने लगी, और क्योंकि मैं अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें रखता था और मिस्टेक करने से डरता था, और मैं ऐसा कुछ करने से डरता था कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो मुझे लोग सवाल पूछेंगे या फिर कुछ गलत बोलेंगे। अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हम्म। तो शायद मैं वो किसी से बोल नहीं रहा था। बट लेकिन जब मैं आई थिंक मैंने धीरे धीरे, पहले तो ये था कि हाँ है, फिर मेरे अंदर ये चीज़ आई फीलिंग कि एक कि नहीं, ठीक है, जो मेरे अंदर है ना, मैं उसको बिल्कुल एकदम डिनायल मोड पे गया कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है, और मैं नहीं हो सकता ऐसा। सो समथिंग ट्रिगर्ड दिस फीलिंग कि जैसे कोई एपिसोड या फिर एकदम से करेज आई या किसी ऐसे इंसिडेंट ने आपको मोटिवेट किया कि नाउ दिस इज इट, आई नाउ आई थिंक हैव टू कन्फ्रंट। नॉट अ वन इंसिडेंट कि सीरीज ऑफ हाँ इंसिडेंट। आई थिंक हाँ वो बिल्डअप होता है, ठीक है, ओके। तो आपके आसपास की बातें, आपके दोस्त, ठीक है, दोस्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मतलब हमारे लिए, हमारी लाइफ में। तो वो कैसी बातें कर रहे हैं, एंड आप उन कॉन्वर्जेशन में आप चुप होके बैठे हो, क्योंकि आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, एंड देन आपके दोस्त आपको बोलते हैं कि आप क्यों ऐसे हो, मतलब कि किसी से कुछ बोलता नहीं है, ये नहीं करता है, ठीक है, हमारी कॉन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, क्योंकि वो बातें मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो कैसे क्या बोलूँ, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है उस पर। तो वो चीज़ में फिर वो आपको डिनाइल मोड में लेके गया, मतलब वो मुझे डिनाइल मोड में लेके गया कि ठीक है, नहीं मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं तो स्ट्रेट हूँ, ठीक है, मैं तो लड़की के साथ ही रहूंगा। तो मैंने अपने को कन्विंस करना स्टार्ट किया कि ठीक है, नहीं मैं तो शादी करूंगा और लड़की के साथ रहूंगा, जैसे मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं वो करूंगा, ठीक है, ये सब चीज़ें करूंगा। बट लेकिन जब आप ऐसा करना स्टार्ट करते हो तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि आप बोल नहीं पाते किसी से, तो आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू होते हो, और तब आपको गुस्सा आता है, ठीक है, रोना आता है, और काम में मन, मतलब वो मेंटल जो आपकी हेल्थ है ना, वो उस टाइम पे खराब होना शुरू हो जाती है, और चीजें आपके आसपास की खराब होना शुरू हो जाती है। अब जब ये होना शुरू होता है, तो ये मेरे साथ जब हुआ, तो आई थिंक वो ब्रेकिंग पॉइंट भी एक आता है कि ठीक है, अब मैं भर गया हूँ, अब मुझे फटना है। तो जब वो फटने वाला टाइम आया ना, तो अगेन कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं था, लेकिन हाँ जब आई थिंक मैं 26 के आसपास का हो गया हूँ, जब मैं ये 25 या 26 के आसपास का हो गया था, तब मुझ मैं वो फट गया, मेरे को लगा कि ठीक है, अब तो लोगों से मिलते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी भी तो होती है अंदर, जो दबी बैठी होती है कि अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, मिल तो लेते हैं किसी से। तो डेटिंग ऐप्स के सहारे मतलब मिलना स्टार्ट किया, तब और थोड़ा आया कि अच्छा नहीं नहीं, मेरे अलावा और भी लोग हैं ऐसे दुनिया में, ठीक है, इंटरनेट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ये सब चीज़ें आ गया, तो और लोगों को देखना, स्टोरीज देखना, यूट्यूब तो शुरू से था, तो यूट्यूब पे बहुत सारी स्टोरीज देखी, तो लगा कि नहीं नहीं, ये जो बोल रहा है इंसान ना, ये तो मेरी स्टोरी है, ठीक है, तो उससे इंकरेजमेंट मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब ये लगा कि नहीं मैं ही हूँ ये, ठीक है। फिर वो बिल्डअप 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 होते होते फिर एक पॉइंट आया कि ठीक है, अब प्लानिंग करते हैं कि घर में कैसे बोलना है, किसी और को कैसे बोलना है, और शायद ये ना ऐसा नहीं हो रहा था, अगेन मैं जो स्पेक्ट्रम की बात करी थी ना, तो ये भी बहुत फ्लूइड था कि सब कुछ ऐसे कहीं कहीं पैरेलल हो रहा था, कहीं कुछ ऐसे हो रहा था। तो फिर वो प्लानिंग भी स्टार्ट हुई माइंड में कि अगर मैंने मतलब पॉसिबिलिटीज ढूंढना स्टार्ट करी कि अगर मैंने मम्मी को बोला तो क्या होगा, मम्मी का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि मैं मम्मी को तो जानता हूँ ना कि वो किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करती है। मैंने पापा को बोला तो क्या होगा, अगर मैंने अपने दोस्तों को बोला, या मैं इस दोस्त को बोलूँ उस दोस्त को बोलूँ, तो ये प्लानिंग स्टार्ट हुई बहुत हिम्मत करके। 2000 आई थिंक 21 की बात है, ये ईयर एंड हो रहा था, और मेरे दो दोस्त थे जो मेरे काफ़ी क्लोज हैं, और वो मेरे साथ लेसन में, मतलब हम तीनों को फाउंडर्स हैं, तो हम लोग बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयरिंग करते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगा कि शायद ये दो लोग हैं जिनके जिनके साथ में कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ अपने पेरेंट्स से पहले। तो मैंने बहुत ही स्ट्रैटेजीज, मतलब आप बोल सकते हो कि लगा के मैंने उनके साथ ये बात शेयर करी कि ठीक है, मुझे ये लगा कि ये तो एटलीस्ट मुझे ये ऐसे धिक्कारेंगे नहीं, या फिर मतलब कुछ एक्सेप्ट करेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैंने उनको बाय फेस नहीं बोला, मैसेज करके बोला जिनसे मैं रोज मिलता हूँ। तो ग्रेट। फिर उनको मैंने बोला, तो उन्होंने मुझे जब वो एक्सेप्टेंस दिखाई, तो आई थिंक मेरे अंदर एक और कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि ठीक है, मतलब ये जो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है ना, ये मुझे शायद इंकरेजमेंट मिला है, और अब मैं इसको और आगे करता हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे अपने भाई को, बहन को बताया, देन फिर जब ये हुआ तो मुझे और मतलब उनकी तरफ से भी एक्सेप्टेंस मिला।
तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ। ओके, उनका जैसे आपने जब बताया अपने पेरेंट्स को या भाई बहनों को, तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? तो सबका अलग था, और सबका लेकिन अलग सबके था। सवाल सेम थे। ठीक है, क्या सबका सवाल? पहला सवाल जो होता है वो सबका सेम होता है कि पता कब चला। ओके। सब मतलब है ये, मेरे को बड़ा ऐसा लगा, मैंने सोचा नहीं था, बट लेकिन मुझे ये समझ में आया कि सब पहला सवाल ये पूछते कि तेरे को पता कैसे चला कि मतलब कि तू गे है, या तेरे को ऐसी फीलिंग्स है। तो मैंने कहा मुझे तो शुरू से पता था, मतलब कोई कोई टाइम थोड़ी है कि मेरे को कल सुबह पता चला था या परसों सुबह पता चला था। तो सबका सवाल सेम था। मेरे फ्रेंड्स का जो रिएक्शन था वो बहुत ही वेलकमिंग था। वो हैरान थे कि मतलब कि तू हमारे साथ इतना रहता है, हमें तो पता ही नहीं चला। और बट ठीक है, हाँ, वी आर प्राउड ऑफ यू। मेरे भाई का रिएक्शन बहुत अच्छा था, उसने मुझे हक किया था, और मतलब उसने बोला कि ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो बहुत छोटा है मुझसे, लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस मेरे से ज़्यादा एडवांस है, तो शायद में भी उसने मुझे ऐसे बोला। मेरी बहन ने भी मुझे थोड़े टाइम बाद, मतलब बात हुई हमारी, और उसने भी मुझे एक्सेप्टेंस दिखाई। इसके बाद मैंने तो आई थिंक सोशल मीडिया का यूज़ करा था। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने अपना कम आउट पोस्ट डाला था, और वहाँ से मुझे शायद जो मेरा सोशल सर्कल था वहाँ पे सब जगह से मुझे ऑलमोस्ट एक्सेप्टेंस ही मिला। तो वहाँ मेरा इंकरेजमेंट और बढ़ा। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत बाद में बताया। आई थिंक वो मैंने अपने आसपास जो पूरा एक बाउंड्री क्रिएट कर ली एक्सेप्टेंस की। ओके। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ठीक है, और वो भी मैंने अपने पेरेंट्स को बताने के लिए सोचा हुआ था कि ये पॉसिबिलिटी होगी, और उनके लिए मैंने प्लानिंग नहीं करी कि मैं आज बता देता हूँ। वो हो गया। हो गया, ओके। और उनकी तरफ से भी ये रिस्पॉन्स था कि ठीक है, कोई बात नहीं। पहला रिस्पॉन्स जो था कि ठीक है, कोई बात नहीं, सब अलग होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Great. I think this is something that audience and the viewers can take us from us, like ये बहुत अच्छी चीज आपने करी कि एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करी और पहले आपने उनको बताया कि जो आपके ट्रस्टेड मतलब हम्म, फ्रेंड्स थे जिन पे हम्म, आपको भरोसा था। फिर उसके बाद आपने भाई बहनों को बताया एंड देन आप उनके पास गए, अपने पिता माता के पास हम्म, गए, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ वेरी गुड स्ट्रैटेजी आई विल से। और जो भी आपने जिस तरह का डिवाइस किया अपने को लेकर इंट्यूटिवली किया, सो आई थिंक दिस कुड बी अ काइंड ऑफ पाथ जो है, जो इस चीज को लेकर के हिचक रहे झिझक रहे हैं उनको भी आई थिंक ये एक आपके तरफ से एक लेसन मिलेगा कि इस तरह से चीजें करनी चाहिए। और मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव तरीका आपने अडॉप्ट किया। सो दिस वाज द पॉजिटिव ऑलमोस्ट आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज रही कि ज्यादातर लोगों ने आपको एक्सेप्टेंस दिया। हम्म, हम्म। सो वाज देयर एनी काइंड ऑफ नेगेटिव रिएक्शन व्हेन समबडी और द काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग जो सोसाइटी में हो रखी है, मतलब वही बॉक्सेस जो मेल और फीमेल को लेकर के आई थिंक वो डेली ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे डेली ही। ऐसे? आई थिंक वो इतना नेगेटिव नहीं आता, बट लेकिन मैं उसको पॉजिटिव ही तरीके से लेता हूँ सो अगर मेरे पास ऐसा कुछ आता है। तो जब आपने शुरुआती दौर में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया, सो कन्फ्रंट करने के आपके तरीके में उस समय के कन्फ्रंटेशन में और अभी के कन्फ्रंटेशन में या डील करने के तरीके में, व्हाट इज द चेंज लाइक जब आपने शुरुआती दौर में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया तो था? जब मैं पहले बोलता था ये बात को, मैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में बोलता था, तो मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता था, और बहुत ही भाव, मतलब मैं कभी कभी रो भी देता था कि मतलब ये बात है शायद क्योंकि मैं बहुत भरा हुआ था बहुत सारी फीलिंग से। और मुझे लगता था कि कुछ, मतलब मैंने ऐसी बात बोली है कि मुझे ना ऐसा फील होता था कि गिल्ट है, कि कुछ गड़बड़ है, इस ये भावना से, मतलब मेरे अंदर वो बात ओके। आती थी बाहर। बट आज के टाइम में, मतलब इस पूरे एक दो साल, दो तीन साल में, आई थिंक मेरे अंदर अब वो बात है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं जो हूँ तो मैं हूँ। ठीक है, तो आप अगर कुछ भी बोलोगे तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे अंदर वो लेवल शायद बन गया है, और वो ग्रेट। कॉन्फिडेंस आ गया है कि मतलब, और बहुत नॉर्मल बात है। नॉर्मल ठीक बात है, है। मतलब ये मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अब बोलूंगा या तो मैं किसी की सिंपैथी लूंगा या ये लूंगा। आपको ठीक है, मतलब मानना है तो मानो, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। ग्रेट। आपकी लाइफ, मेरी लाइफ। वाह, सो यू हैव कम टू दैट मैच्योरिटी लेवल कि अब फर्क नहीं पड़ता है ना। उस समय था कि आपको लगता था कुछ गिल्ट से आप भरे हुए हैं, कुछ हम्म, गलत आपने किया है, लेकिन हम्म, अब नाउ इट्स बिकम अ काइंड ऑफ अ वेरी स्टैटिक थिंग एंड संक, जिसको कहते हैं आपके अंदर बिल्कुल वो सिंक कर चुकी है कि दिस इज व्हाट आई एम, राइट? यस। तो इसी नोट पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने स्पेस, बहुत अच्छी बात कही कि स्पेस का मतलब एक जगह क्रिएट करनी नहीं, एक सुनने के लिए कोई मिल जाए तो दैट इज ऑल्सो अ स्पेस। तो व्हेन इट कम्स टू क्वियर कम्युनिटी के लोगों के लिए, क्या उनके लिए ऐसे कुछ स्पेस हैं? सोशल मीडिया, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया का भी आपने सहारा लिया
और वहाँ पे फिर आपने अपने जर्नी की जो पहली वो थी कि पब्लिकली जो आपने वहाँ पे अपना एक्सेप्ट किया था, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ पोस्ट वेर यू कम आउट एज हम्म, हम्म, अ होमोसेक्सुअल और क्वेयर कम्युनिटी से आप बिलोंग कर रहे हो, उसको हम्म, आपने कन्फेस किया। तो आर देयर एनी स्पेसेस ऑन सोशल मीडिया और जहाँ पे क्वियर कम्युनिटी को ऐसी जगह मिले जहाँ पे वो काफ़ी सेफ फील करे, लाइक यू गॉट फ्रेंड्स लाइक दैट। आई थिंक इट इज़ अ वेरी लकी थिंग कि उस हम्म, तरह के फ्रेंड्स मिल गए आपको जो हम्म, समझने वाले थे, फैमिली ऐसी मिली, भाई ने गले लगाया। हम्म, आई आई डोंट थिंक कि हर किसी को उस तरह का माहौल मिलेगा। सो हम्म, बट हम अगर उनको वेलकम फील कराना चाहें तो आर यू knowing any kind of that kind of a space or spaces where they can come out and have their हम्म। confession or conversation regarding this? सो सोशल मीडिया ना बहुत ही वर्नेबल जगह है, पहली बात तो। True. आप मतलब मेरे केस में दो चीज़ें हैं, कि हाँ, अच्छी चीज़ें आती हैं क्योंकि शायद मेरा सर्कल वैसा है, और शायद नेगेटिव लोग बहुत सारे सोचते होंगे जो शायद मेरे तक नहीं आता, या फिर मैं इग्नोर ही कर देता हूँ एक तरीके से। तो लेकिन बहुत सारे केसेस में सोशल मीडिया उल्टा भी चलता है, कि बहुत सारा बुलिंग, बहुत सारे Bullying, नेगेटिव yeah. कमेंट्स, या Troll. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो वो इंसान, हर कोई इतना मतलब इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता कि मतलब वो चीज़ें ले पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने सारे ट्रॉमा और इतने सारी चीज़ों से झेल रहे होते हैं, इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन होती है कि इस तरह से अब जब सोशल मीडिया पे चीज़ें होने लग जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आई बहुत थिंक प्रॉब्लम होती सोशल मीडिया, तो मैं अभी शायद नहीं बोल सकता कि वो प्लेटफॉर्म है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया एक मीडियम है उन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने का, ये है। भी एक ओके। चीज़ है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं दिल्ली में, हर जगह पर है, जो इस तरह के स्पेस प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली फॉर द क्वेयर कम्युनिटी, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। Any particular आई थिंक space or organization that you would like to? हाँ, तो मैं खुद एक ऐसे स्पेस से मतलब मैं रह चुका हूँ उस ऐसे स्पेस में। तो मैंने इम्पल्स न्यू दिल्ली इंडिया, Impulse. हाँ, Okay. तो इम्पल्स न्यू दिल्ली इंडिया जो है वो सेफ सेक्स और एचआईवी पे काम करता है, और स्पेशली क्वेयर कम्युनिटी के लोगों पे काम करता है। इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं उसका एज अ वॉलंटियर मैं रहा था वहाँ पे। और वो एक ऐसा स्पेस था जहाँ मुझे ऐसे दोस्त मिले, ठीक है, और जो कि मेरे जैसे थे, और उनकी अपनी अपनी खुद की स्टोरीज थी, और बहुत ही रिलेटेबल स्टोरीज थी, और बहुत ही नॉर्मल फील होना, और बहुत ही ऐसा फील होना कि जैसे मैंने बताया कि बचपन में मेरे को ऐसा कुछ दिखता नहीं था या ऐसा कुछ मिलता नहीं था जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ, उस स्पेस में मेरे लिए ऐसा कनेक्शन फील हुआ, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल वो जगह है आज भी। Great. तो Impulse. इम्पल्स न्यू दिल्ली, Okay. तो जिसका मैं वॉलंटियर रह चुका था, और ऐसे आई थिंक और भी स्पेसेस हैं। जब आप देखोगे तो जो ऑर्गेनाइजेशंस कोयर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये आपको मिलेंगे, नास Okay. फाउंडेशन है, बहुत सारे स्पेसेस आपको मिल जाएंगे, और आई थिंक कि सिर्फ नॉट कोयर कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे एनजीओज भी हैं जो कि इस तरह के स्पेसेस और इस तरह की कॉन्वर्जेशंस पे काम कर रहे हैं। इवन मैं एक लाइब्रेरी चलाता हूँ, हमारी लाइब्रेरी भी एक ऐसा स्पेस है जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेयर कम्युनिटी के लिए, बट लेकिन वो ओपन है हर एक तरह के लोगों के लिए, तो वो क्वेयर लोगों के लिए भी ओपन है, और Great. उतनी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। वैसे बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो कि इस तरह का स्पेस प्रोवाइड करते हैं। नाइस नाइस। अच्छा रोहित, इस नोट पे मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे इस चीज के बारे में अवेयरनेस जो फैल रही है, जैसे एक एजुकेटेड सेक्शन में जैसे आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे थे, या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा इस चीज के बारे में लेकर के अब बातचीत हो रही है, लेकिन रूरल बैकग्राउंड में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि दिस इज व्हाट आई एम, बट वहां पे उनको सुनने वाला एक बहुत ज्यादा मतलब कंजर्वेटिज्म उधर ज्यादा डोमिनेट करता है। मैं एक सीरीज देख रहा था तो उसमें एक दिस इज अ वेरी रियल आई मीन डिपिक्शन कि वो उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उनके बच्चे भी हो गए, बट समहाउ उनके एक मकान में टेनेंट होता है, ही पुट अ स्पाई कैमरा इन हिज रूम हम्म, बिकॉज ही वाज एक्चुअली गे, द हम्म, ओनर ऑफ द हाउस वाज गे, हम्म, और उन्होंने टेनेंट के कमरे में, किराएदार के कमरे में, बिकॉज व्हेन ही यूज्ड टू ब्रिंग हिज मेल फ्रेंड ही यूज्ड टू रिकॉर्ड इट, हम्म, और उसके बाद वो खुद अपना उससे हम्म, सेटिस्फैक्शन, बट इन द सोसाइटी मतलब वो क्या चाहता था कि उसको एक होमोसेक्सुअल की तरह ना देखे। हम्म। सो आई थिंक रूरल जैसे बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं या फिर वहां पे इस चीज की अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ काम हो रहा है, या एजुकेट करने के लिए कि दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड फील अशेम्ड अबाउट, हम्म। वहाँ के कुछ ऐसे कुछ तबकों में कुछ काम हो रहा है इस सिलसिले में?
आई थिंक डेफिनेटली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो होंगे जो कि काम कर रहे होंगे, मेरे को ओके। उनके बारे में भी जानकारी नहीं है। पर लेकिन हाँ, आप जो बात बोल रहे हो कि जो रूरल एरियाज़ हैं, आई थिंक डेफिनेटली हर जगह पे आपको क्वेयर लोग मिलेंगे, ठीक है? हम्म। और हमारी आम ज़िंदगी में हैं, ठीक है? हम सब लोग एक दूसरे की लाइफ का पार्ट है, तो उसी तरीके से सब सब लोग हैं यहाँ पे, विजिबल नहीं है। तो रूरल एरियाज़ में भी वो विजिबिलिटी नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। अभी जैसा आप बता रहे हो कि एक इंसान है जो कि खुद क्वेयर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो सोसाइटी में नहीं दिखाना चाहता, नहीं दिखाना चाहता। क्योंकि शायद वो अशेम्ड है, ठीक है? और मतलब मैं अब ये चीज़ बोल पा रहा हूँ कि क्योंकि मैं वो शायद उस फेज़ से आगे चला गया हूँ कि पता नहीं वो किस चीज़ के लिए अशेम्ड है, बट एक टाइम पे मैं भी वैसे ही फ़ील करता था। हम्म। तो आई थिंक ये चीज़ है, और इस पे काम तो हो ही रहा होगा, और आई थिंक बहुत बहुत टाइम लगेगा जब ये इस चीज़ को हटाया जाएगा। और हमारी अगर बात करें इंडिया की, तो आई थिंक इस चीज़ को हटाने के लिए कुछ लीगल चीज़ें भी, और जो कानून की तौर पे इस तरह से चीज़ें अगर आएंगी तो वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होंगी, स्प्रेड और होंगे। ज़्यादा ज़्यादा जल्दी मतलब लोगों में मतलब ये जागरूकता फैलेगी। ओके, जैसे इम्पल्स की आपने चर्चा करी, तो ये दिल्ली में ही ऑपरेट करती है या फिर वो बाहर तो भी दिल्ली उसकी? और मुंबई में इनके 2 चैप्टर्स हैं, दिल्ली और एंड मुंबई मुंबई। में, ओके। हुँ, ओके। अब मैं आऊँगा एक चीज़ और पे, जैसे मैंने आपसे चर्चा करी कि मैंने एक वेब सीरीज़ में ये देखा था और काफ़ी रियल डिपिक्शन था कि वो बंदा एक सोसाइटी में एक मास्क लगा के चलता है कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट पर्सन, एंड उसकी एक बच्ची भी होती है जो कि टीनेज में आ चुकी है। तो लेकिन कहीं न कहीं मुझे जो लगता है, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि क्वेयर कम्युनिटी की या पीपल बिलोंगिंग टू मतलब हैविंग दिस होमोसेक्सुअल जो लोग होते हैं, उनकी कम से कम इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे लगता है कि अभी तक जो उनका जो पोर्ट्रेयल है, या तो वो ट्रांसजेंडर कॉमेडी की जैसे बात करें तो हुँ, काफ़ी फ़नी वे में करते हैं, हुँ। या फिर उनको सेक्सुअलाइज़ ज़्यादा किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम अभी जो मीडिया हमारा, जैसे कमर्शियल सिनेमा है, या फिर जो न्यूज़ मतलब जो अधिकतर दिखाने वाले हैं, या फिर एक जैसे हमारे तरफ एक कहते हैं लौंडा नाच, तो हुँ, दिस दैट वाज अ वेरी आर्ट फॉर्म के रूप में बहुत था, लेकिन नाउ दे हैव बिकम अ काइंड ऑफ अ वेरी कॉमिक थिंग, हुँ, और उसको लोग स्टीरियोटाइप करते हैं कि वो लड़के लड़कियों की तरह हुँ, नाचते हैं, तो हुँ। इट इज़ अ आर्ट। तो आपको क्या लगता है कि जो मीडिया है वो क्वेयर कम्युनिटी के बारे में, हाउ दे आर पोर्ट्रेइंग पीपल बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी? आई थिंक जो पहले देखा है, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप जैसा बता रहे हो, आई एब्सोल्युटली अग्री कि बहुत ही गलत रिप्रेजेंटेशन है। तो जिससे हम हमारा मतलब मेरा चाइल्डहुड जो पूरा गया, जिसमें बहुत कॉमिक तरीके से दिखाया जाता था, और कपड़े पहने हैं मतलब फेमिनिन कपड़े पहने हैं, एंड देन मजाक बन रहा है, बुली हो रहा है, एंड देन लोग हंस रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता था। तो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था कि टची हो रहा है, ऐसे कुछ, तो इस तरह की चीज़ें आती थी, वो बहुत गलत रिप्रेजेंटेशन है जो मुझे लगता है। और अब के टाइम में आई थिंक वो इम्प्रूव हो रहे हैं, सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में नहीं, आई थिंक इंडिया में भी बहुत सारी ऐसे सीरीज बन रही हैं और मूवीज बन रही हैं जिसमें मतलब इस चीज़ को मतलब मेन स्ट्रीम करा जा रहा है कि ठीक है, नॉर्मल है, और किस तरीके से नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बट अभी भी उसको उस लेवल पर आने में बहुत टाइम लगेगा। जी, जी, जी। लेकिन हाँ, शुरुआत हो चुकी है। ये तो बात मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं और वो आप देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उसको कॉमिकली दिखाया जा रहा है, उसको लोगों की रियल लाइफ़ स्टोरीज़ भी शेयर हो रही है। हुँ। अब ये बड़े-बड़े जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जी, तो आई जी, थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ है कि ऐसे जी, एग्ज़ाम्पल्स जी। आ रहे हैं हमारे सामने, और नॉर्मली लोगों के सामने प्रेज़ेंट किए जा रहे हैं। जी, जी, जी। सही कहा आपने, और जैसे सोशल मीडिया की आपने बात करी, तो वो काफ़ी वल्नरेबल स्पेस है, हुँ, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता है, लेकिन टिनटिन करके उनका एक पेज है। ग अभी वो वेब सीरीज़ में भी अमेज़न प्राइम में उन्होंने एक कैरेक्टर किया है। तो उन्होंने अपनी सेक्स चेंज करा करके नाउ शी इज़ एन एस्टेब्लिश्ड एक्टर, शी इज़ अ डॉक्टर ऑल्सो। हुँ, तो उनकी जो जर्नी देखता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, सम गजुमारू करके उनका टाइटल है। सो वो बहुत रिलेवेंट लगता है। शी टॉक्ड अबाउट उनकी पूरी सर्जरी तक का प्रोसीजर उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, एंड इट वाज़ हुँ, वेरी रिलेवेंट। हुँ, हाउ मतलब वो उन्होंने कैसे कन्फेस किया। तो मुझे लगता है कि ये वल्नरेबल स्पेस तो है, लेकिन वो कुछ लोग जो एक्चुअल, जैसे आपने भी अपनी रियल स्टोरी शेयर की, उसमें कोई बायस्डनेस नहीं थी, किसी का कोई थोपा हुआ प्रोजेक्शन नहीं था। तो मुझे लगता है कि सही में बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी है, एंड हम लोग जैसे बैठ करके बात करें, ये भी एक उसका उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण है कि नाउ
two people having a respect for this kind of initiative, and people like who are belonging to this community conversing and putting it on social media, this is a good example कि ये करेक्ट। स्टार्ट हो चुका है। ये चीज मैं जानना चाहूंगा कि व्हेन यू, जैसे मैंने आपका कुछ देखा था, इंटरव्यू देखा था, पिछला कुछ आपकी टॉक्स देखी, तो आपने कहा है कि व्हेन यू विल मैरिंग सम गाय, राइट? नाउ एक फैक्शन सोसाइटी का ऐसा है जो इसके बारे में काउंटर आर्गुमेंट देता है कि हाउ विल जो एक मतलब फ्लोरिश करेगी सोसाइटी, बिकॉज सेम आइडेंटिटी या सेम जेंडर में लोग नहीं कर सकते वो, मतलब बायोलॉजिकली दे आर बायोलॉजिकल नॉट नहीं कर कैपेबल ऑफ सकते। रिप्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। तो व्हेन यू थिंक अबाउट स्टार्टिंग अ फैमिली, सो उनके बारे में कैसे मतलब आप प्लानिंग करते हो कि हाउ व्हाट आर द मीन्स ऑफ हैविंग किड्स? एडॉप्शन के बारे में सोचते हैं, सरोगेसी के बारे में सोचते हैं। मैं जानना चाहूंगा और ऑडियंस भी ये शायद जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द, एक होमोसेक्सुअल कपल अगर शादी करता है तो कैसे वो फिर फैमिली आगे एक्सटेंड करेंगे? तो बहुत सारी इस टॉपिक में कि फैमिली और एज अ गे कपल हम कैसे फैमिली लेके जाएंगे, बहुत हॉट टॉपिक है और आई थिंक हमारी फैमिली में रियल लाइफ में मेरे लिए हॉट टॉपिक है। तो मुझसे अक्सर यही सवाल पूछा जाता है कि मतलब ठीक है, तुम दोनों साथ में हो लेकिन आगे कैसे करोगे, क्या करोगे? और क्लियर सवाल नहीं आता, लेकिन जवाब बिल्कुल आपने एकदम सटीक सवाल पूछा कि बच्चे कैसे होंगे आगे, फैमिली आगे बढ़ेगी कैसे, तो यही उनका मतलब होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पॉसिबल है। पहली बात तो जब आप एक इंसान के साथ, एक अपने पार्टनर के साथ लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, आपको अपनी फैमिली कैसे लेके जानी है, तो उसके बारे में भी प्लानिंग होती है कि आपको बच्चे करने हैं, नहीं करने हैं, बच्चे होंगे। तो अगर आप बच्चे करना चाहते हो, इफ अगर मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ, तो अगर मैं इन फ्यूचर अगर अपने पार्टनर के साथ बच्चा चाहता हूँ, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी लीगल चीज़ें नहीं है। सैड पार्ट ये है, बट हमारी कुछ ऐसे स्टेप्स शुरू हो चुके हैं, एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये लीगल एस्पेक्ट भी हमारे इंडिया में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट था फैमिलीज को लेकर कि जो फैमिली की जो डेफिनेशन है इंडिया के अंदर वो चेंज हो रही है, कि अब वो फैमिली की डेफिनेशन नहीं है कि एक आदमी और एक औरत रहेगा, उसके दो बच्चे रहेंगे, देन इस तरह से फैमिली रहेगी। आज की डेट में जो हमारी इंडियन फैमिलीज है वो अलग है। एक सिंगल पेरेंट भी होता है, उसकी भी एक फैमिली है, ठीक है। एंड देन एक एक ग्रैंड पेरेंट के साथ बच्चे रह रहे हैं, वो भी एक फैमिली है। और एक दो होमोसेक्सुअल पर्सन है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है। या ट्रांसजेंडर पर्सन है, उनकी फैमिली है। इंसान एक अलग रह रहा है, एक पेट के साथ रह रहे हैं, वो भी एक फैमिली है। तो फैमिलीज की जो डेफिनेशन है ना, वो बाय द टाइम चेंज हो रही है। ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। लेकिन जो अडॉप्शन राइट्स हैं वो अभी एज अ क्वेयर और एज अ गे इंडिविजुअल हमारे पास इंडिया में लीगली नहीं है, ये बात है। और बट हाँ, आप सेरोगेसी जैसे और इस तरह के जो मेथड्स है वो एक्सप्लोर कर सकते हो बाहर कंट्रीज में। इसलिए बहुत सारे लोग मूव आउट होते हैं क्योंकि उनको अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है और वहाँ पे उनको लीगल राइट्स मिलते हैं। ओके। और इसीलिए लोग इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। क्वेयर लोग बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इंडिया छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि उनको सिविल राइट्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो ऐसा थॉट तो मेरे और मेरे पार्टनर के दिमाग में भी बहुत बार आता है कि ठीक है, लेट्स लीव द इंडिया एंड देन वी सेटल डाउन, और वहाँ पे हम अपनी फैमिली कर सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो लीगली नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली पॉसिबल है। सैरोगेसी, अडॉप्शन, ये सारी चीजें पॉसिबल है अगर आप करना चाहो, बाहर जाना चाहो या ऐसा कुछ करना चाहो। ये सब ऑप्शंस आपके पास खुले हैं। ग्रेट। तो रोहित, कॉन्वर्सेशन का सिलसिला हम चलाना ही चाहते हैं लेकिन समय की कुछ बंदिश है, तो मैं आपको एक आखिरी क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं है, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें जो क्वियर कम्युनिटी से लोग हैं उनके लिए, कि हाउ दे शुड कम आउट सोसाइटी, की हाउ दे कैन एक्सेप्ट देम, और एक जनरल जैसे फैमिली, जैसे आपने फैमिली के बारे में तो एक अच्छा मैसेज दे, तो एक कलेक्टिव आप अगर हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज। तो आई थिंक मैसेज तो पता नहीं, बट लेकिन अगर आप ऐसा कुछ फील करते हो कि आप डिफरेंट हो बाकी किसी से, अपने आसपास के लोगों से, तो इसके लिए ना आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने बाकी सारी चीज़ें पे भी फोकस करो। आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी, सिर्फ आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी आप नहीं हो, वो आपकी लाइफ का पार्ट है, ठीक है। वो एक छोटा सा पार्ट है, जैसे आपका करियर एक पार्ट होता है, वैसे ही वो भी एक आपका पार्ट है, बट पूरी लाइफ नहीं है। और भी चीज़ें जिस पे आप फोकस कर सकते हो, अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, आप अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप कम आउट करना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस। अब आप कम आउट करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते हो, वो भी ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
या आप अपनी फीलिंग्स के बारे में लोगों को बताना चाहते हो नहीं बताना चाहते हो, आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप बताना चाहते हो लोगों के बारे में, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक पहली चीज़ वो ये है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके आसपास के लोगों का किस तरह से रिएक्शन रहेगा, क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें फैमिली नहीं सपोर्ट करती है, देन आपको अपना खुद सपोर्ट सिस्टम खुद ही बनना पड़ता है। आई थिंक वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, कोयर लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि एक मेंटल स्टेबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। अपने पास आसपास ऐसे लोग आप कलेक्ट करें जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और उन लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना स्टार्ट करें। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। खुद पे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा, और वो आप धीरे धीरे डेवलप करोगे। बस ये चीज़ नहीं सोचने की लोग क्या कहेंगे। अगर आप ये सोचोगे, क्योंकि जैसे बाकी सारी चीज़ों के बारे में अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि छोड़ो यार लोग क्या कहेंगे, छोड़ो हमें तो ये चीज़ करनी है, तो अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी आप वैसे ही रहो कि छोड़ो, मतलब मेरे को मेरी लाइफ है, मुझे जीना है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा। कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे मेरी लाइफ कैसे जीनी है, भले ही वो आपके पेरेंट्स क्यों ना हो। इस क्या पे बात। आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो अगर आप लव मैरिज करते हो, एक लड़का लड़की के साथ भी अगर लव मैरिज करते हो, उसमें भी आप अपनी पूरी फैमिली को कन्विंस करते हो ना, बिल्कुल तो बस बिल्कुल। आपको वही करना है। अपने अगर आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने का भी मौका आता है, तो वो आप कन्विंस करो कि ठीक है ये मेरा पार्टनर है, मुझे इसके साथ रहना है, बस यही चाहिए आपको। ग्रेट। रोहित, आपके साथ जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी एनलाइटनिंग होने जा रही है, और मुझे सही में आपने कई ऐसे चीज़ों के बारे में अवेयर कराया जिससे मैं बिल्कुल ही अछूता था उस टॉपिक से। जैसे आपने जेंडर के बारे में कई चीज़ें मुझे समझाई, और ऑडियंस को भी उस चीज़ को सुन करके ये समझ में आएगा कि आपने कुछ उन पहलुओं पे बात करी है, कुछ उन पहलुओं पे आपने प्रकाश डाला है जो कि वाकई, जो कहीं ना कहीं अभी भी कई लोगों के जहन में वो सारी बातें आती नहीं। और बहुत ही हमें, मतलब हम तो आपसे अब बातों का सिलसिला जारी ही रखेंगे आगे। और आई थिंक थैंक यू सो मच कि आपने हमें थैंक यू। समय दिया, और आपसे फिर से हम मुलाकात करेंगे। आई होप आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कि आप रूरल कम्युनिटी में इसे अवेयर करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ प्रयास करें, क्योंकि यू आर अ वेरी लर्नेड पर्सन एंड एन एक्सपीरियंस पर्सन, और आपकी बातों में वो चीज़ झलकती है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि रोहित के साथ हमारी जो कन्वर्सेशन थी, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कई लोग आजकल जीवन तो जी रहे हैं लेकिन एक मुखौटा लगा करके जी रहे हैं। लेकिन एक बात कही जाती है कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिसको जमाना बना गया। तो रोहित उन शख्सियत में से एक थे। आगे भी हम ऐसी ही शख्सियतों को लेकर के आएंगे जिन्होंने जमाने को एक राह दिखाने की ठानी है। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से आप लोगों के सामने मिलेंगे। थैंक यू।